हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग क्लीन एंड क्लियर करेंगे डीएनए को। पहले तो डीएनए की उपस्थिति समझ लीजिए, कहां होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये क्लियर रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है आपसे, कॉमन सेंस में भी कोई पूछ देता है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसकी उपस्थिति के बारे में समझ लेते हैं। उपस्थिति अर्थात ये पाया कहां जाता है, इसको समझ लेते हैं। ये जो कोष्ठ बचा उसमें क्लियर करते हैं। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका थी, हम लोग कोशिका ऑलरेडी पढ़ रहे थे। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। क्या होता है बाबू? केंद्रक होता है, और केंद्रक हम बाहर बना देते हैं। ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर जो होते हैं ये क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिन धागे होते हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या है? ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित था क्रोमेटिन धागे, ये टूटकर क्रोमोसोम में बनते हैं। किसके रूप में बदल जाते हैं बाबू? क्रोमोसोम। अच्छा, बात क्लियर रखिएगा, हम किसकी उपस्थिति पता कर रहे हैं? डीएनए की। अब जो क्रोमेटिन थ्रेड्स थे वो टूटकर किसके रूप में हो गए? क्रोमोसोम के रूप में हो गए, क्रोमोसोम के रूप में हो गए, और इसे कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, बात क्लियर रखिएगा। गुणसूत्र के जो अंदर वाली बात आती है, अर्थात गुणसूत्र के अंदर भी बहुत सारी उलझी हुई धागे नुमा संरचना होती है, और ये धागा कहलाता है डीएनए। अब आपको समझ में आया होगा कि डीएनए कहां पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर, वंस अगेन, अभी बहुत सारा स्टेप बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको वहीं पे ले जाके समाप्त कर दे रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाए कि ये पाया कहां जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्रोमेटिन धागे टूटकर क्रोमोसोम में अर्थात गुणसूत्र में बदलते हैं, और गुणसूत्र के अंदर जो पतले धागे नुमा संरचना होती है इसे कहते हैं डीएनए, अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको एक जबरदस्त और बहुत बेहतरीन बात बताते हैं। हमारे शरीर के अंदर 10⁻14 कोशिका होती है। कितनी कोशिका बाबू? 10⁻14, अर्थात 10 के आगे अगर 14 शून्य लगा दें, इतनी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती। और समस्त कोशिकाओं के अंदर ये क्रोमेटिन धागे और डीएनए होते हैं। जबरदस्त बात यह है कि अगर हम समस्त अपने कोशिकाओं के डीएनए को निकाल दें, जितनी हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, पूरे डीएनए को हम निकाल दें, तो हम अपने पृथ्वी से अपने सूर्य का 100 चक्कर लगा देंगे। कितना चक्कर? अपने पृथ्वी से सूर्य का कितना चक्कर बाबू? 100 चक्कर लगा सकते हैं। क्या सूर्य और पृथ्वी एकदम नजदीक नजदीक है क्या? नहीं, बहुत दूर है। अरे भाई, जाने में किसी यहां से उपग्रह भेजे जाते हैं तो उसको जाने में कई महीने, कई साल लग जाते हैं। इस बात को क्लियर रखिएगा। और हमारे बॉडी के अंदर जो सेल जिसको हम पढ़ते हैं, उसके अंदर जो डीएनए है इतनी ज्यादा संख्या में होती है, इतनी उलझी हुई संरचना होती है कि उसको अगर खोल दे और सबके डीएनए को मिला दें, सभी कोशिकाओं को, तो पृथ्वी और सूर्य से हम 100 चक्कर मार सकते हैं। हुई ना गजब जबरदस्त की बात। तो आइए वन सेकेंड डिस्कशन करते हैं डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पे। ये जो होते हैं डीएनए, ये पॉलीमर अर्थात बहुलक होते हैं। अर्थात एक ही प्रकार, बहुलक क्या होता है समझिए, एक ही प्रकार के बहुत से अणु मिल जाते हैं जब, और किसी एक बड़े से अणु का निर्माण करते हैं। अरे भैया, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। लोग कहते हैं ना, बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है, तालाब भर जाता है। उसी तरह समझिए, छोटे छोटे मालिक्यूल्स, एकदम समान मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते गए तो उसकी साइज क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है। और यही चीज कहलाती है बहुलक, अर्थात बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हुए? मिल गए। यही लिखाया गया है, जिसमें एक ही प्रकार के बहुत से मोनोमर्स अर्थात मॉलिक्यूल्स एकल जुड़कर
बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू? बहुलक कहते हैं। बातें क्लियर रखिएगा, मैं एकदम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हूं कि जब एक ही प्रकार के अणु एक दूसरे के साथ मिलते गए तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे? बड़ी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इसीलिए इसका क्या नाम रखा जाता है? बहुलक रखा जाता है। बातें क्लियर? अर्थात आई होप कि डीएनए एक बहुलक है, ये आपको समझ में आया होगा। डीएनए के अंदर, डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत अगर देखें तो दो चीजें आती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपसे पूछ दे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है डीएनए और एक आता है आरएनए। आई होप कि आपको डीएनए का पूरा नाम पता चल गया होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। केवल डीऑक्सी हटा दीजिए तो बाकी जितने फुल नेम है यहां से वो राइबोन्यूक्लिक एसिड के फुल नेम है, अर्थात आरएनए के पूरे नेम है। तो बातें क्लियर हुई कि न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं? सर डीएनए भी आता है और आरएनए भी आता है। अब जब न्यूक्लियोटाइड के बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं तो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या क्या बता रहे हैं? पॉली हो गया, मोनो हो गया। आप समझिए बाबू, मोनो का मतलब होता है एक, क्लियर, जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल जुड़े हो। डाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं? जुड़ गए। और पॉली का मतलब होता है एक ही प्रकार के बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाएं। अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के किसी स्ट्रक्चर, किसी नए चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बातें क्लीन और क्लियर। डीएनए की 1 सेकेंड बात करते हैं। डीएनए और आरएनए किसके अकॉर्डिंग आते हैं? तो सर न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। डीएनए जो होता है इसके अंदर जो हम लोग ये वाली संरचना बनाए हैं, अब इसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो होता है, अर्थात ये जो डीएनए होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से बाबू? 3 चीजों से मिलकर बना है। एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, मैंने इसको कवर्ड कर दिया, आप ध्यान से रखिएगा कि डीएनए जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, एक फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, और एक नाइट्रोजनीय बेस। बातें क्लियर रखिएगा। अभी मैं आपको वर्क बता दूंगा तो पूरी तरह से चौंक जाएंगे। किसका? डीएनए का। पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि किससे मिलकर बना होता है, फिर कार्य समझ लेते हैं। डीएनए जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, मेरे साथ साथ बोलते रिवीजन करते रहेंगे तो सेंसिबिलिटी में डेवलपमेंट होगा। आपके पुराने ज्ञान और नए ज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए आपके मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देंगे। ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए मेरे साथ साथ रिवाइंड करने की। पहली बाबू, डीएनए कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? तो सर 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा बाबू फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा नाइट्रोजनी बेस। ये जो वीडियो है ये 9 से लेते हुए 10, 11, 12 बीएससी तक समस्त लोगों के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत कंपलसरी है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। मैं इस तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कि यदि आप 9th के हैं तो 9th देख रहे हैं तब भी आपको ये चीजें बहुत जाननी कंपलसरी है। यदि आप 10th के हैं, 12 के हैं, बीएससी के लेवल के हैं, तब भी आपको ये बेसिक चीजें जाननी बहुत कंपलसरी है। ये आपके बेस को क्लीन अनक्लियर करेंगे और आपके बेस को स्ट्रांग बनाएंगे, मजबूत करेंगे, जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग बनने वाली है। तो 1 सेकेंड रिवाइंड करते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3। एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है उसके अंदर 5 कार्बन की मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। कितने बाबू? 5 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, जिसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा, और इस किसमें प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा में होती है। फास्फोरिक एसिड जो होती है ये दोनों, अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर डीएनए का ये जो आप लूप देख रहे हैं ऐसे वाला, इसका दोनों का निर्माण करती हैं।
इसके बीच में जो डंडे होते हैं ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तीसरा जो ये वाला नाइट्रोजनी बेस होते हैं, लेकिन ये जो लूप आप देख रहे हैं दोनों तरफ का, ये किससे बनी होती है? फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज शर्करा से। और फास्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H3PO4। किसका निर्माण करते हैं बाबू? डीएनए की इधर इधर वाले दोनों लूप का फॉर्मेशन करते हैं। बात आती है नाइट्रोजनी बेस की, और थोड़ा सा इसके ऊपर आपको समझना बहुत कंपलसरी है, समझिए इस बात। अगर हम नाइट्रोजनी बेस की बात करें तो समझिए कि नाइट्रोजनी बेस जो होता है ये डीएनए के जो बीच में यहां पे आपको बनाया गया था, यहां पे जो संरचना बनाई गई थी, ये बीच बीच में जो डंडे लगे होते हैं, ये डंडे जो होते हैं नाइट्रोजनी बेस के बने होते हैं। हम लोगों ने अभी तक डीएनए के डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के ऊपर डिस्कशन किया। अब तीसरा पॉइंट बचा है नाइट्रोजनी बेस, जो यहाँ सबमिट किया गया। चूंकि ये थोड़ा सा बेस्ट बड़ा है इसलिए आपको समझाना बहुत कंपलसरी है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लाइफ में कभी भी डीएनए आपसे स्किप नहीं होगा, मिस नहीं होगा। जब भी आएगा पूरी तरह से छाप के आ जाएंगे। बातें क्लियर रखिएगा। नाइट्रोजनी बेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का। एक होता है प्यूरिन नाइट्रोजनी बेस, और दूसरा होता है पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। बातें क्लियर? फिर से ध्यान रखिए, बेस दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन या पिरिमिडीन कह सकते हैं। बातें क्लियर है? दो प्रकार का होता है, एक पिरिमिडीन, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार का, प्यूरिन, पिरिमिडीन। अब समझिए ये आपको क्यों बताया जा रहा है। प्यूरिन जो होता है यह दो प्रकार के कोड्स को धारण करता है। कितने प्रकार के कोड्स को? दो प्रकार के कोड्स को। एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन। एडिनिन को बाबू हम लोग कहते हैं एडिनिन को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। गुआनिन को जी कहते हैं, अर्थात सिंबल देते हैं गुआनिन। बातें क्लियर? इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये करता क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए पूरा डीएनए पे आपकी पकड़ एकदम पूरी मजबूत। वहीं पिरिमिडीन भी दो प्रकार के कोड्स को धारण करता है। एक है थायमीन, जिसे हम टी कहते हैं, हिंदी लिखिए थायमीन, और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। अर्थात क्लीन एंड क्लियर रखिएगा कि प्यूरिन नाइट्रोजनी बेस दो होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के पास दो कोड होते हैं और ये कोड होता है एडिनिन और दूसरा कोड होता है गुआनिन। वहीं पिरिमिडीन के पास दो कोड होते हैं, एक होता है थायमीन, दूसरा होता है साइटोसिन। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस बात को समझिए। ये जब डीएनए का एक स्ट्रक्चर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो इनके बीच में जो डंडे होते हैं, इन डंडों के बीच बीच में ये कोड भाषा के रूप में पड़े होते हैं, और ये जेनेटिक लक्षण अर्थात माता पिता के गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब चूंकि यही गुण एक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन का आपने नाम सुना होगा। कभी कभी जीन्स निकल जाता है तो सामने वाले जो बच्चे होते हैं एकदम हंसने लगते हैं जोर जोर से। क्लास में अगर जीन की जगह जीन्स निकल जाता है तो बहुत तेजी से लाफिंग होती है, हंसने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन चीज है उसमें एडिनिन और गुआनिन होता है, पिरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन होता है। ये चीजें जीन्स कहलाती हैं। चाहे आप जीन कह सकते हैं चाहे जीन्स कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए ये एक आनुवंशिक कोड भाषा है। आनुवंशिक कोड मतलब समझिएगा कि लोग कहते हैं कि किसी का डीएनए एक दूसरे के समान नहीं होता है, वास्तव में क्योंकि यही कोड भाषा चेंज होती है हमेशा। ये कोड भाषा इस डीएनए के मध्य में जो डंडे लगे होते हैं इसी के बीच बीच में जुड़ी होती है, और सबके ये कोड अलग अलग होते हैं। आप समझिए कैसे कैसे ये जुड़ते हैं। एडिनिन जो होता है हमेशा थायमीन से जुड़ता है और डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन बंध से बाबू? डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। और वहीं
साइटोसिन जो जुड़ता है वो ग्वानिन से जुड़ता है, वह ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ये जो बीच बीच में यही की संरचना अगर हम यहाँ कोष्ठ में लिख दें तो चाहे एडेनिन लिखेंगे तो डबल बॉन्ड किससे जोड़ेंगे बाबू, थायमिन से जोड़ेंगे। और यदि साइटोसिन लिख दिए तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध ग्वानिन से जुड़ेगा। अब ये कोड भाषा चाहे थायमिन हो जाए तो आप डबल बॉन्ड एडेनिन कर देंगे, अगर ग्वानिन हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन कर देंगे। यदि साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन कर देंगे। कोई हेर फेर हो जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा अगर सी होगा तो सामने जी होगा, अगर जी होगा सामने तो कौन होगा, सी होगा। यदि एडेनिन है ए आ गया तो उसके सामने टी होगा, और यदि टी आ गया तो उसके सामने ए होगा। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जो कोड आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमेशा ऐसे ही जुड़ते हैं। इन बीच बीच में डंडों के बीच में ये जुड़ते हैं और ये एक कोड भाषा, जेनेटिक भाषा होती है, और इसी के थ्रू माता पिता के लक्षण उसके बच्चे में आ जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आ गए हैं, आपके मम्मी पापा के लक्षण आपके अंदर आ गए हैं, तभी तो ये बोला जाता है कि अरे भाई ये जो बेबी प्राप्त हुआ है, घर में जन्म लिया है, ये इसका फेस मम्मी से मिलता है, इसकी जो चाल है, इसका हाव भाव है पापा से मिलता है। इस बात को समझिए, वो सारा काम कौन करता है, डीएनए करता है। और डीएनए के अंदर कौन सा भाग होता है जो इसमें ज्यादा रोल प्ले करता है, तो यही प्यूरिन पिरिमिडिन, जिसमें एडेनिन ग्वानिन होता है और थायमिन साइटोसिन होता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें एकदम पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी। बहुत बहुत ढंग से पढ़ाई करिए, एकदम जम के जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम उसी तरह से पढ़ाई करिए, अपने बेस को क्लियर और मजबूत करिए और बेस्ट करके दिखाइए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए, जो भी करिए तन मन लगा के करिए, जिसमें रिस्पांस आपका बहुत बेहतर हो। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को, मेरी फैमिली को बड़ा करने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे साइंस फैमिली बड़ी हो सके और हम लोग खूब मिलजुल के बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सके। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।